Hello everybody. Today we'll discuss the fourth part of matter in our surroundings, that is chapter 1 of class 9. This part 4 is also very important because all the concepts regarding evaporation should be very clear, so that all the reasoning questions that is asked on the basis of evaporation, the cooling effect of evaporation, whenever it will come in your exam, it will be easier for you to answer. But for that purpose your concept should be clear. तो मैं आपको हिंदी में यहाँ पर आपको समझाऊंगी और आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा और आपका सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए. आपका जो दिस इज द लास्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट में भी मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताए थे और आज पार्ट 4 में आपको पर्टिकुलरली इवापोरेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें बताऊंगी जो आपके टेक्स्ट बुक में है. उसके अलावा 2 और स्टेट मैटर का बताऊंगी मैं. और ये वीडियो आप एंड तक देखिए. अगर आप इसको आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. इवापोरेशन. व्हाट इज इवापोरेशन? The process of conversion of liquid to gas due to escaping of particles from liquid surface even below boiling point is called evaporation. What do you mean by this? इसका मतलब क्या है? अब देखिए, हमने कभी कभी क्या होता है, हमने रूम के अंदर किसी कंटेनर में, किसी बाउल में हमने पानी रख दिया, तो 2-3 दिन के बाद आप देखोगे कि वो पानी का जो क्वांटिटी था वो कम हो गया. ऐसा क्यों होता है? हमने तो हीट नहीं किया. हम इससे पहले क्या पढ़े थे? जब हीट देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है. जब बॉयल होता है तब वेपोर होता है और उसको कहा जाता है आपका इवापोरेशन. लेकिन ये वेपोराइजेशन. बट वेपोराइजेशन एंड इवापोरेशन में डिफरेंस क्या है? वेपोराइजेशन तब होता है कि लिक्विड पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में लिक्विड बॉयल होना शुरू करता है ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए. उसको कहा जाता है वेपोराइजेशन. लेकिन ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रूम में हमने कंटेनर में या फिर बाउल में कुछ वाटर रखा, लेकिन 2-3 दिन के बाद उस वाटर का लेवल में थोड़ा सा कमी आ गया. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इवापोरेशन के वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन इज रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तभी जाकर वो वेपर होगा. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आपका वाटर कब वेपर में कन्वर्ट होता है? हीट देने से उसका पार्टिकल्स का जो मूवमेंट शुरू हो जाता है, पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तब वो वेपर हो जाता है. ठीक है, तो इवापोरेशन क्यों होता है? रिमेंबर, इवापोरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड. लेकिन आपका वेपोराइजेशन कब होता है? पूरा वाटर, पूरा लिक्विड जब बॉयल हो जाए, पूरा लिक्विड बॉयल हो जाए. तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका पूरा लिक्विड बॉयल नहीं हो रहा है. ऐसा फिर इवापोरेशन क्यों हो रहा है? फिर वाटर वेपर क्यों फॉर्मेशन हो रहा है सरफेस से? क्योंकि लिक्विड सरफेस में पार्टिकल्स जो है उनका फ्री मूवमेंट होता है. क्योंकि वो सरफेस में है तो उनका फ्री मूवमेंट होता है, जिसके वजह से वो नॉर्मल टेम्परेचर में, इवन रूम टेम्परेचर में भी वो इवापोरेट होने लगते हैं, वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं. लेकिन ये लिक्विड का नीचे वाले हिस्से में कभी नहीं होता, क्योंकि नीचे वाले हिस्से में पार्टिकल्स का मूवमेंट कम होता है. सिर्फ सरफेस में पार्टिकल का मूवमेंट ज्यादा होता है, इसीलिए वो आपका वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवापोरेशन. वेपोराइजेशन when the liquid is completely converted into vapor at its boiling point.
लेकिन यहाँ इवापोरेशन के साथ बॉइलिंग पॉइंट का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर ना कि हम कोई टेम्परेचर दे रहे हैं, रूम टेम्परेचर में ही आपका लिक्विड का सरफेस से वाटर वेपर फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया आपको ना? अभी क्या क्या फैक्टर इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं? पहला है टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट, देन सरफेस एरिया, देन ह्यूमिडिटी एंड विंड। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। अब देखिए टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। अगर हम टेम्परेचर देखिए, आपका टेम्परेचर जब नहीं दिए थे, रूम टेम्परेचर में था, तब इवापोरेशन हो रहा था। अभी अगर हम टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर देंगे, उस बाउल को हम गर्म करने लगेंगे, तब क्या होगा? आपका इवापोरेशन रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ने से इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। और टेम्परेचर अगर हम कम कर दे, तो रूम टेम्परेचर से हम टेम्परेचर कम कर दे, तो इवापोरेशन का रेट कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ओके। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर देने से पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाता है। पहले जो सिर्फ सरफेस में मूवमेंट होता था, अभी पूरे लिक्विड में मूवमेंट होने लगते हैं, इसीलिए इवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है, ओके। सो ये देखिए, इसका रीजन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एट सरफेस गेट्स रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and escape in air quickly. Hence the increase in temperature increases the rate of evaporation. This is very very important, how the temperature affects the evaporation, rate of evaporation, and why the evaporation rate increases due to increase in temperature. उसका रीजन यहाँ पर हमने दिया है, क्योंकि जब हम हीट देते हैं या टेम्परेचर देते हैं, तो सरफेस में जो पार्टिकल्स थे उनको काफी काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, जिसके वजह से वो एयर को एस्केप हो जाते हैं। वो जो पार्टिकल से बीच में अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अभी आसानी से वो सरफेस से निकल जाएंगे और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, द इवापोरेशन रेट ऑल्सो इंक्रीजेस. So see how the evaporation is taking place. This is the liquid, this is the surface only. So here surface only few particles are moving, they are free. So evaporation is taking place slowly. यहाँ पर evaporation धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स, सिर्फ सरफेस का पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं और कम पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनका काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा नहीं है कि वो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन हमने जब हीट दिया, आप देखिए बहुत सारे, काफी सारे पार्टिकल सरफेस में चले जाते हैं और सरफेस में जाकर उनको काइनेटिक, काफी सारे पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है और वो मूव करने लगते हैं और धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो उसी तरह आपका देखिए सन हीट से कैसे आपका इवापोरेशन, सरफेस वाटर हीट गर्म हो जाता है, हीट देने से सरफेस वाटर का गर्म हो जाने से आपका वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखिए ये बॉइलिंग, हम आप पूछ सकते हैं कि बॉइलिंग हम नीचे से कर रहे हैं तो फिर इवापोरेशन ऊपर से क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब बॉयल करते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में आप पढ़े थे कन्वेक्शन, वाटर जो हीट होता है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, हमने जब हीट किया तो ये हीट की वजह से यहाँ पार्टिकल का मूवमेंट ज्यादा होता है और ये हीट की वजह से नीचे का जो वाटर है वो आपका क्या होता है, वाटर इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन ये कंटेनर में के हीट की वजह से ये हीट होता है, तो इसका पार्टिकल जब मूव करने लगते हैं वो हल्का हो जाते हैं और ये ऊपर जाने लगते हैं। और जैसे ही ये ऊपर जाते हैं, उस जगह को फील करने के लिए ऊपर वाले जो आपका जो पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स है या फिर जो कम मूव करने वाले पार्टिकल नीचे आ जाते हैं। इसीलिए इवापोरेशन हमेशा सरफेस से ही
होते हैं। तो अभी सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करता है आपका रेट ऑफ इवापोरेशन। आप एक काम कीजिए, आप एक ग्लास में वाटर लीजिए और उतना ही वाटर आप एक टब में लीजिए, ठीक है। दोनों में से किस में इवापोरेशन जल्दी होगा? डेफिनेटली आपने जो टब में लिया, टब में इवापोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि टब में जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया उसका ज्यादा था। ठीक है, मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझाती हूँ। आप देखिए यहाँ पर यहाँ हमने टम्बलर, आपको इसको ग्लास के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरफेस एरिया जो कि एक्सपोज हो रहा है एयर के साथ, वो एरिया आपका कम है, इसीलिए कम पार्टिकल आपका मूव कर सकते हैं, इसीलिए इवापोरेशन का रेट कम होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको ये वाइड टब के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका सरफेस ज्यादा सरफेस एक्सपोज्ड है, तो ज्यादा सरफेस एक्सपोज होने से क्या होता है, ज्यादा पार्टिकल्स मूवमेंट में है, तो इसीलिए इवापोरेशन का रेट यहाँ पर ज्यादा होता है। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन। इसको बेस करके आपका बहुत सारे काफी रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया है, जैसे आफ्टर रेन रोड्स आर ड्राइड ऑफ क्विकली देन पॉटहोल्स। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ वाटर। देखिए हमने यहाँ क्या एग्जाम्पल दिया आपको, ये आपका एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि रोड क्यों जल्दी सूख जाता है, लेकिन एक पॉट में हमने पॉट को गीला किया तो वो पॉट जल्दी सूखता क्यों नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि बिकॉज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ वाटर ऑन रोड, वाटर इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। रोड तो वाइड होता है, उसका एरिया सरफेस एरिया ज्यादा होता है। Because of that large area, water is exposed to atmosphere and evaporation of water takes place quickly, resulting in quick drying of the road। लेकिन पॉट में क्या होता है, पॉट होल्स में कम वाटर सरफेस इज एक्सपोज टू एयर एंड बिकॉज ऑफ दैट लेस वाटर एरिया कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर एंड रिसीव्स लेस टेम्परेचर। उसको कम टेम्परेचर मिल रहा है, इसीलिए इवापोरेशन कम होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह आप देखिए, हम किसी कपड़े को धोबी, आपका देखो ये देखिए, आपने देखा होगा आजकल कभी कभार देखने मिलता है, गांव में देखने को मिलता है, लेकिन शहर में मिलता नहीं है। लेकिन हम बचपन में देखे हैं, जैसे धोबी कपड़ा साफ करने के बाद कपड़े को जो आपका जो पॉन्ड होता है, पॉन्ड के बगल में जो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, उनके ऊपर पूरा कपड़े को स्प्रेड कर देता है। ठीक है, तो ऐसा स्प्रेड क्यों करता है, क्योंकि वो स्प्रेड करने से आपका जो गीला वाटर था, मतलब पानी था कपड़े में, वो वाटर एक्सपोज हो गया एयर को, पूरा कपड़े का सरफेस एरिया सब एक्सपोज हो गया। तो एक्सपोज होने से क्या होगा, इवापोरेशन जल्दी हो जाएगा। लेकिन हम उसी कपड़े को अगर फोल्ड करके किसी जगह पे रख दें, धूप में रख दें, तो आप देखेंगे कि वो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि हम फोल्ड कर देने से क्या होता है, उसका सरफेस जो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होता है वो कम एरिया एक्सपोज होता है, जिसके वजह से उसको काफी टाइम लगता है इवापोरेशन होने में। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, The rate of evaporation is directly proportional to surface area। सरफेस एरिया अगर बढ़ता है तो इवापोरेशन का रेट ज्यादा होता है, अगर सरफेस एरिया कम होता है तो इवापोरेशन का रेट कम होता है। ठीक है, तो ये तो हमने समझा दिया आपको। अभी देखिए ह्यूमिडिटी का इवापोरेशन का क्या इफेक्ट है, इवापोरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट है। ये थोड़ा हटके है आपका, जैसे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ह्यूमिड है आपका एटमॉस्फेयर, मतलब वहां ऑलरेडी वाटर पार्टिकल्स है, तो वो और ज्यादा वाटर पार्टिकल्स नहीं ले सकता, आपका वाटर वेपर नहीं बन सकता। और देखिए यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है, एंड में आपको ये बताऊंगी कंक्लूजन। बिकॉज ऑफ मोर वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है आपका एयर में,
एंड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस, और ज्यादा वाटर एटमॉस्फेयर होल्ड नहीं कर सकता, जिसके वजह से इवापोरेशन कम हो जाता है, क्योंकि वो इवापोरेशन के वजह से जो आपका पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जाएंगे वो ज्यादा पार्टिकल्स को नहीं ले सकता। लेकिन एयर अगर ड्राई है तो क्या होता है, उसमें काफी पार्टिकल्स को, वाटर पार्टिकल को वो ले सकता है, ठीक है। इसीलिए ड्राई एयर में आपका इवापोरेशन का रेट ज्यादा होता है, लेकिन ह्यूमिड एयर या फिर हम बोलेंगे जैसे नमी जिसमें होता है उसमें इवापोरेशन का रेट कम हो जाता है। सो दैट्स व्हाट इज द कंक्लूजन, रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर। सो दिस इज जस्ट ऑपोजिट एज दैट ऑफ योर टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया, ठीक है। सो व्हेन वी स्वेट it evaporates due to large surface area. In coastal region due to high humidity evaporation is slow. अब देखिए, अब जनरली क्या होता है हमारा, जब कुछ कुछ क्लाइमेट्स होते हैं जहां पर हम बोलते हैं कि ह्यूमिड क्लाइमेट में आप देखेंगे आपका जो स्वेट होता है वो बॉडी में ही जैसे चिपचिपा लगता है। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, इसीलिए आपका स्वेट इवापोरेट होके एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकता। सिर्फ जब हवा चलेगा तभी आपका जो स्वेट है वो एटमॉस्फेयर में जा सकता है, वो सूख सकता है। लेकिन जो जहां पर आपका ड्राई एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, आपका स्वेट होगा, गर्मी की वजह से स्वेट होता है, लेकिन आपको वहां कूल फील होता है क्योंकि वो इवापोरेट होके आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। अभी ये देखिए ह्यूमिडिटी कैसे, देखिए आप यहाँ पर ये इस केस में आप देखिए इवापोरेशन आराम से हो रहा है, ये इसलिए 3 एरो दिया गया है, यहाँ खुला है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो वेपर बन रहा है यहाँ पर आके कंडेंस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके चारों तरफ ह्यूमिडिटी है, इसके अंदर जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी है, इसलिए इवापोरेशन का रेट कम हो जाता है, ठीक है। तो हम अगर किसी चीज को, किसी लिक्विड को हम गर्म करेंगे, एक में हम ढक देंगे और एक में हम खुला छोड़ देंगे, तो किसमें वाटर या लिक्विड जल्दी सूख जाएगा, डेफिनेटली जो खुला है, ठीक है। और जो बंद है उसमें कंडेंसेशन हो रहा है, इसलिए इवापोरेशन का रेट कम हो जाता है। अभी विंड का क्या इफेक्ट है आपका इवापोरेशन के रेट के ऊपर। रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ विंड। विंड अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, आपका पार्टिकल्स, जो वाटर के सरफेस में जो पार्टिकल्स थे उनका भी स्पीड बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ विंड। विंड का स्पीड जितना बढ़ेगा पार्टिकल्स का स्पीड भी उतना बढ़ेगा, सरफेस में जो पार्टिकल्स है, और इवापोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। और विंड स्पीड कम है या विंड नहीं है तो फिर आपका इवापोरेशन का रेट कम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ विदाउट फैन, यहाँ कोई विंड नहीं है, तो यहाँ इवापोरेशन नील के बराबर है, हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए विंड हम सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर इजी इवापोरेशन हो रहा है। द नेक्स्ट कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन होने से हमारा, जैसे हम स्वेट करते हैं, इवापोरेट अगर हो जाए तो हमको कूल लगता है, अगर इवापोरेट ना हो जाए तो हमको चिपचिपा लगता है और हेवी स्वेटिंग फील होता है और इरिटेशन भी होता है, ठीक है। तो ये कूलिंग इफेक्ट कैसे होता है, लिक्विड नीड्स लेटेंट हीट फॉर इवापोरेशन। लेटेंट हीट मतलब क्या है, कुछ अमाउंट का हीट तो जरूर चाहिए पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो अभी लिक्विड इवापोरेट होने के लिए लेटेंट हीट चाहिए, और ये हीट उसको कहाँ से मिल रहा है, हम तो नहीं दे रहे हैं उसको हीट, वो हीट उसको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, उसको सराउंडिंग से मिल रहा है। ओके, इसका मतलब सराउंडिंग हीट लूज कर रहा है और आपका जो लिक्विड हीट गेन कर रहा है, ठीक है।
तो सराउंडिंग से अगर हीट ऑब्जर्व कर रहा है आपका लिक्विड, तो डेफिनेटली सराउंडिंग आपका कूल रहेगा। ठीक है, तो इवापोरेशन की वजह से आपका सराउंडिंग कूल रहता है, क्योंकि लिक्विड को इवापोरेट करने के लिए जो लेटेंट हीट चाहिए वो सराउंडिंग से लिक्विड में चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है कूलिंग इफेक्ट्स ऑफ इवापोरेशन का। पहला है स्वेटिंग। व्हेन वी स्वेट, वाटर इज इन इट, इवापोरेट्स टेकिंग लेटेंट हीट फ्रॉम आवर बॉडी। जब स्वेट इवापोरेट होता है तो उसका इमीडिएट सराउंडिंग क्या है? हमारा बॉडी। तो बॉडी से हीट वो ले जाता है और इवापोरेट हो जाता है। तो बॉडी से हीट चला गया आपका लिक्विड में या स्वेट में चला गया, वाटर में चला गया और वो इवापोरेट हो गया, इसलिए हमको कूल फील होता है जब इवापोरेट होता है। व्हेन वी कम आउट ऑफ स्विमिंग पूल, तब क्या होता है? हमको बाहर आने के बाद ठंडा लगता है। वाटर ऑन आवर बॉडी सरफेस इवापोरेट्स। ये इवापोरेट कैसे होगा? हम बाहर जैसे आए, स्विमिंग पूल में जब तक थे वहां क्या था? सराउंडिंग में टेम्परेचर कम था, लेकिन हम जैसे ही बाहर आए ये हीट बॉडी से हीट ले लिया इवापोरेशन के लिए, जिसके वजह से हमको ठंडा लगता है। तो ये दोनों ही केस में, स्वेटिंग में और स्विमिंग पूल से हम जब निकलते हैं तब क्या होता है? बॉडी से लेटेंट हीट लेता है आपका जो स्वेट या फिर वाटर, फिर वो इवापोरेट होता है, जिसके वजह से बॉडी को हमको कूल फील होता है। उसी तरह स्पिरिट आप हाथ में डालेंगे तो आपको ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? स्पिरिट इवापोरेट्स वेरी फास्ट, बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है। व्हेन इट कीप इन ऑन आवर स्किन, इट इवापोरेट्स क्विकली, टेकिंग अ लॉट ऑफ हीट फ्रॉम अस, गिविंग कूलिंग सेंसेशन। तो क्यों ये जल्दी इवापोरेट होने के लिए बहुत जल्दी हीट को बॉडी का खींच लेता है। ठीक है, इसीलिए हमको अचानक से ठंडा लगता है, काफी ठंडा लगता है और कूलिंग सेंसेशन होता है। देन एर्देन पॉट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन एर्देन पॉट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कैसे आपको पता चलेगा? आप एक एर्देन पॉट में अंदर पानी रख दो, आप देखोगे कुछ आवर्स के बाद उसका बाहर का हिस्सा भी गीला हो जाता है। इससे पता चलता है कि पॉट का जो अंदर का वाटर है बाहर की तरफ थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू आपका वाटर सीप्स करता है, मतलब अंदर चला जाता है। ठीक है, अब या फिर अंदर से बाहर चला आता है। तो देखिए यहाँ हमने पॉट में वाटर रखा, तो वाटर सीप्स आउट एंड ड्रॉपलेट ऑफ वाटर डिपोजिट ऑन आउटर सरफेस ऑफ पॉट के बाहर चारों तरफ वो वाटर ड्रॉपलेट डिपोजिट हो जाता है। जब ये वाटर इवापोरेट होता है, ये इवापोरेट होने के लिए क्या करता है? पॉट का और अंदर जो वाटर था उसी का हीट लेकर वो इवापोरेट होता है, जिसके वजह से हीट कहाँ से चला गया? आपका पॉट से हीट चला गया और अंदर जो वाटर था वहां से हीट चला गया इवापोरेशन के लिए। इसीलिए पॉट में जो एर्देन पॉट में जो वाटर था वो वाटर अभी ठंडा लगता है। और कुछ एग्जाम्पल्स है। टी इज शॉसर। अब देखिए हम जब चाय पीते हैं, कुछ लोग तो कप में पी लेते हैं जिनको ज्यादा गर्म पसंद है, लेकिन हम लोग ठंडा करने के लिए उसको सॉसर में डालते हैं। सॉसर में डालने से क्या होता है? उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ता है तो इवापोरेशन जल्दी हो जाता है और हम उसको और थोड़ा ठंडा हो जाता है, मतलब गर्म कम हो जाता है और हम इजीली उसको पी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉटन क्लॉथ इन समर। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में आता है आपका। कॉटन क्लॉथ हम समर में क्यों पहनते हैं, प्रीफर क्यों कहा जाता है, क्यों करा जाता है? कॉटन ऑब्जर्व्स वाटर एंड द स्वेट वेरी फास्ट। हम जो स्वेटिंग हुआ उस स्वेट को कॉटन ऑब्जर्व कर लिया, तो कॉटन से अभी कॉटन का क्लॉथ जो है वहां से आपका इवापोरेशन होके बाहर जाता है आपका स्वेट।
तो यहाँ देखिए, सो स्वेट कम्स आउटसाइड क्लॉथ्स इन कांटेक्ट विथ एटमॉस्फेयर। तो कॉटन क्लॉथ का जो हिस्सा आपका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, उस हिस्से से स्वेट इवापोरेट होने लगते हैं, इसीलिए हमको कूल लगता है। सो इसका मेन रीजन है कि कॉटन स्वेट को ऑब्जर्व करता है, फिर वो एक्सपोज करता है एटमॉस्फेयर को और वहां से इवापोरेट हो जाता है। द नेक्स्ट, कूलर में हमको कैसा ठंडा महसूस होता है कूलर से। कूलर वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ इवापोरेशन। When humidity is high, evaporation is very slow and thus cooler is ineffective. जब आपका एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है तब क्या होता है, इवापोरेशन कम होता है, इसीलिए कूलर से हमको गर्म हवा मिलता है, हमको ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगता उससे जो हवा निकलता है। लेकिन जहाँ ह्यूमिडिटी कम है, ड्राई वेदर है, वहां पर आपका इवापोरेशन बहुत जल्दी होता है। कूलर में तो हम पानी डालते हैं ना, तो वो पानी इवापोरेट जल्दी होता है और हमको कूल लगता है और ज्यादा इफेक्टिव होता है आपका कूलर का जो एयर। ठीक है, सो ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कैसे क्या मेथड आपका है, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, देन गैस टू डायरेक्ट सॉलिड एंड सॉलिड टू डायरेक्ट गैस। In my previous part, that is part 3, I have already discussed about it. So just to help you to recollect, I have given this picture. So please go through this to clarify your or to regain that concept. Okay. Then next, two more states of matter. I was talking about the two more states of matter which we have never seen. So here one is these are non-evaluative part, that means these two states will not come in your exam, but just to gain the knowledge, these are given in your textbook. So one is Bose-Einstein condensate, that is called BEC. In 1920, Indian scientist Satyendra Nath Bose did some calculation based on which Albert Einstein predicted that a new state of matter should exist. This new state was named as Bose-Einstein condensate, क्योंकि इसको बोस ने सत्येंद्र नाथ बोस ने कैलकुलेशन किया था और प्रेडिक्ट किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इसलिए दोनों का नाम मिलाकर एक स्टेट का नाम दिया गया मैटर का, उसको कहा गया BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन 2001, कॉर्नेल, कैटरी एंड वीमैन ऑफ USA received Nobel Prize for actually making this state in lab. लैब में ये तीन साइंटिस्ट ने सही में बना दिया मैटर का ये स्टेट, जिसके वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था। एंड BEC मेड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर टू सुपर लो टेम्परेचर। गैस को कूल करने से हमको क्या मिलता है, लिक्विड मिलता है, और या फिर लिक्विड को ठंडा करने से आपका सॉलिड मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम सुपर कूल कर रहे हैं, मतलब जितना उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है उससे भी ज्यादा हम लो टेम्परेचर में हम उसको कूल करने से ये स्टेट हमको मिलता है। दूसरा स्टेट है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज फाउंड इन सम ग्लोइंग सब्सटेंस लाइक सन, स्टार, फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन लाइट्स एक्सेट्रा। ठीक है, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एक्साइटेड आयोनाइज्ड पार्टिकल ऑफ गैस। यहाँ क्या होता है, आपका गैस का जो पार्टिकल्स है वो आयोनाइज जब होता है तब उस स्टेट को प्लाज्मा कहा जाता है। जैसे सन में आपका हीलियम गैस एंड नियॉन लाइट्स आर देयर। ओके, नियॉन गैस दे रिलीज द लाइट, क्योंकि वहां पर कंटिन्यूअसली कुछ रिएक्शन होने लगता है, फ्यूजन फिशन, फ्यूजन फिशन, अल्टरनेटली दे आर टेकिंग प्लेस। ओके, so this is about Bose-Einstein, already I have told you. Then this is plasma, details about plasma. So plasma may be defined as electrically neutral medium of positive and negative particles. ठीक है, तो ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स है और इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स है, जिसके वजह से एक न्यूट्रल मीडियम क्रिएट होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, ये है सॉलिड, जैसे ब्रेन का हमने लिया, ये है सॉलिड,
देन लिक्विड, उसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया आपका, सॉलिड का डेफिनेट शेप था। यहाँ पर वो पूरा ब्रेन का शेप ले लिया, हमारा जो ब्रेन बॉक्स है स्कल का ले लिया शेप। फिर गैस में देखिए और थोड़ा स्प्रेड हो गया। लेकिन प्लाज्मा में आप देखिए, मैंने जैसे बोला कि आयोनाइज्ड फॉर्म, यहाँ आयोनाइज हो रहा है इसीलिए इट इज शाइनिंग, ये शाइन हो रहा है। और वो आइंस्टाइन कंडेंसेट ये सुपर कूल स्टेट है जिसको हमने कभी देखा नहीं है हम लोगों ने, लेकिन इनको तो लैब में बनाया गया है एंड इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑल्सो। ओके, सो यहाँ आपको इवापोरेशन के बारे में सारी चीजें बताई मैंने, और आपका डिफरेंट फैक्टर्स का इफेक्ट भी मैंने बताई, और काफी कूलिंग इफेक्ट्स मैंने दिया है जिससे कि आपको काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इसको आप एंड तक जरूर देखिए। अगर आपका कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।